हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज जो है ना, हमने याद होगा लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है और स्टार्ट किया मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। इससे पहले वीडियो जो है मैंने बेसिस और उनसे जितने भी कॉन्सेप्ट उस पर दिया था। आज जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, है ना, आपका डायमेंशन थ्योरम है, एक्सटेंशन थ्योरम है, एग्जिस्टेंस थ्योरम, उसके कॉरोलरीज हैं और भी रिजल्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियोज़ में कवर करूँगा, है ना। एक कॉन्सेप्ट जो मैंने छूट गया था, लार्जेस्ट एलाई स्मॉलेस्ट स्पानिंग बेसिस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो चीज़ हम कवर करेंगे, है ना। और साथ ही साथ ऑर्डर्ड बेसिस, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और वीडियोज़ को कंप्लीट देखिए। बेसिस का मतलब हम जानते हैं कि वो क्या होना चाहिए, एलाई होना चाहिए और उनके थ्रू पूरा जो वेक्टर स्पेस है वो पूरा स्पान हो जाना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस किस बात की है वो समझिए। फॉर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देयर एग्जिस्ट्स अ बेसिस, है ना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होते हैं उनके लिए एक बेसिस एग्जिस्ट करता ही है। तो ये नोट कर लीजिए दिमाग में, फॉर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देयर एग्जिस्ट्स अ बेसिस। क्लियर। और इसी वजह भाई बेसिस एग्जिस्ट करेगा तभी तो उसके कार्डिनेटिव फाइनाइट है। ये देख करके आप बता पाओगे कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस। क्लियर है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज़ अ बेसिस। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए, है ना। डायमेंशन थ्योरम, ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, डायमेंशन थ्योरम। डायमेंशन दैट इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेस। ठीक है। और मैं उस समय ये भी बताया था कि जरूरी नहीं होता कि बेस सिंगल हो। एक ठो बेस एग्जिस्ट कर लिया ना तो समझ लेना चाहिए कि बहुत सारे बेस एग्जिस्ट करते हैं। तो उसी पर्पज में थ्योरम कहा है कि इफ वी ओवर ए बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन एवरी बेसिस ऑफ वी, क्योंकि वी के बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सबके सब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करेगा। भाई सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करेगा तभी तो डायमेंशन की डेफिनेशन ऑथेंटिक मानी जाएगी। लॉजिक लगाओ ना भाई, है ना। आपने एक बेसिस लिया, उसमें 1 एलिमेंट है, ठीक है, तो आपने उसके कार्डिनेटिव 1 के थ्रू आपने बोला कि डायमेंशन ऑफ वी 1 है। अब फिर कोई बेसिस आप बोलो जिसमें अंदर 2 एलिमेंट है, तो फिर डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। ये लॉजिक होना चाहिए कि वी के जितने भी बेसिस होंगे सब में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। जैसे, है ना, आपने वेक्टर स्पेस सी ओवरऑल लिया तो इनका जो बेसिस है 1, i भी है, 2, i भी है, -1, i भी है, 1, -i भी है। ऐसे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ बेसिस मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबकी खासियत होगी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रखेगा। क्लियर हुआ? तो इसी को बोलते हैं डायमेंशन थ्योरम। दैट मीन्स डायमेंशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इफ वी और एफ इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस देन एवरी बेसिस ऑफ वी हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। एवरी बेसिस ऑफ वी हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्ट, है ना, एक्सटेंशन थ्योरम, है ना। एक्सटेंशन थ्योरम क्यों कहा गया, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सटेंड करके देखिए, जितने भी एलआई सबसेट होते हैं वेक्टर स्पेस के, जितने भी एलआई सबसेट होते हैं ना, है ना, वो किसी न किसी बेस का पार्ट होता है या किसी न किसी बेस का सबसेट होता है। इंटरेस्टिंग, है ना। अब बेस का सबसेट होता है, इसका मतलब उसमें कुछ एलिमेंट ऐड करके, कुछ उसमें एलिमेंट एक्स्ट्रा, है ना, उसमें रख करके उसको मैं बेस बना सकता हूँ, एक्सटेंड कर सकता हूँ। लॉजिक लगाइए ना, है ना। हमें पता है कि सिंगलटन 1 जो है सी ओवर आर का एल आई सबसेट है, इसका मतलब ये बेस का पार्ट है, ऐसा भी बोल सकते हो। या इनको एक्सटेंड करके इसमें कुछ एलिमेंट ऐड करके इनको बेसिस भी बनाया जा सकता है। यही बात ये कह रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि एवरी एल आई सबसेट ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज पार्ट ऑफ बेसिस, और यू कैन से every Li subset of a finite dimensional vector space can be constructed as a basis by extension. Clear है? Fourth point है corollary. If V or F is a finite dimensional vector space with dimension of v equals to n, then a set of vectors containing n+1 elements is LD set, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है, अगर V finite dimensional vector space है, इसका डायमेंशन n है, इसका मतलब इनके बेसिस में n एलिमेंट होगा। बेसिस की खासियत क्या होती है, लार्जेस्ट Li स्मॉलेस्ट स्पानिंग सेट, ये ध्यान रखना है। इसको मैं एक जो है पॉइंट भी दे दूंगा, है ना। कोई भी जो डायमेंशन n रिप्रेजेंट करता है, इनकी जो बेसिस होगी उसमें n एलिमेंट होंगे। खास बात ये है, अगर बेसिस में n एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो Li सेट है, लार्जेस्ट पॉसिबल Li सेट, उसमें n, उससे जैसे ही ज़्यादा एलिमेंट आप लोगे, सेट ऑफ फैक्टर्स कंटेनिंग n+1 और मोर देन n+1 एलिमेंट इज ऑलवेज LD सेट। बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है,
आप ये दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है ना, ये ध्यान रखना है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ना, थ्योरम। If V or F is a finite dimensional vector space with dimension of V equals to n, if S equals to x1, x2 and so on xn is subset of V's Li set, then directly implies S is basis of V। ये बहुत ही अच्छा, देखो एग्जाम में क्या होता है ना, हर एक चीज़ का प्रूफ पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ये रिजल्ट सब जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। देखिए एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, इनकी डायमेंशन n है, n वेक्टर्स जितनी डायमेंशन है उतनी ही वेक्टर्स कंटेन करने वाला V का आपने क्या ले लिया, एक सबसेट ले लिया। अगर ये Li है तो समझ लीजिए कि ये बेसिस हो जाएगा, है ना, ठीक है। एक ज़बरदस्त फंडा ये है, डायमेंशन n है ना, इसका मतलब है कि बेसिस में n वेक्टर होगा, और बेसिस की खासियत ये होती है कि वो लार्जेस्ट Li सेट होता है, स्मॉलेस्ट स्पानिंग सेट होता है ना, ठीक है। और इसी लॉजिक से आप दिमाग लगाओ, n वेक्टर को कंटेन करने वाला अगर कोई मैं V का सबसेट ले रहा हूँ और ये Li है तो ये लार्जेस्ट Li है, दैट मीन्स इसको स्पानिंग होना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बेसिस। अब जस्ट एक इसी का टुकड़ा देख सकते हो थ्योरम में, इफ़ V और F इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन ऑफ V इक्वल्स टू n, इफ S इक्वल टू x1 x2 एंड so on xn इज सबसेट ऑफ V सच दैट L ऑफ S इक्वल टू V, है ना। जस्ट इसमें आपने आधी बातें बताई थी, इसमें आधी बातें बता रहे, आपको Li से सिद्ध करने का मन नहीं है ना, तो आप स्पान करके देख लो, ठीक है, यानी कि L ऑफ S इक्वल टू V, ठीक है, तो भी डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा एस बेसिस है। मतलब ये हो रहा है कि आप एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले रहे हैं जिनकी डायमेंशन n है, और n वेक्टर को कंटेन करने वाला एक V का सबसेट लेते हो, अगर वो Li है इंप्लाई कर जाएगा बेसिस। अगर वो आप बस इतना ही प्रूफ कर दो कि वो जो है पूरा V को स्पान कर रहा है ना, तो भी क्या हो जाएगा, बेसिस। क्लियर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरम, इफ V और F इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन n, है ना, if S equal to x1, x2 and so on xn is subset of V is a basis of V, then every subset, है ना, then every element alpha belongs to V can be expressed as uniquely alpha equals to a1 x1 plus a2 x2 plus n so on plus an xn where ai belong to F। याद रखना यूनिकली, नॉर्मली जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है यूनिक नहीं होता है, बट बेसिस के केस में है ना, आप समझना इस बात को, क्या बोलना चाह रहा है, बेसिस जो है इनके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है अल्फ़ा को। क्या हो रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, तगड़ा रिजल्ट है ना। अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस लेकर चल रहे हो, उनकी डायमेंशन n है तो बेसिस में n वेक्टर्स होंगे। खासियत ये है, चाहे कोई भी बेसिस ले लो अपने हिसाब से, ठीक है ना, खासियत ये है कि वेक्टर स्पेस के जितने भी एलिमेंट होंगे, हर एक एलिमेंट को इस बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। वही बात है, वो भी यूनिकली। अरे भाई बेसिस है ये, और बेसिस में दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, लीनियर स्पान करने का मतलब यही होता है ना कि इनके अंदर जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस का कलेक्शन L ऑफ S ही टोटल V है, तो इसका मतलब यही हुआ ना भाई। तो जब भी फाइनाइट डायमेंशन का केस लोगे, है ना, वेक्टर स्पेस की जैसे डायमेंशन n है, n वेक्टर्स का आपने, है ना, सेट लिया जो कि बेसिस है, समझ लीजिए वेक्टर, तो इसका मतलब ये हो रहा है ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनिकली इन फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ, है ना, बेसिस। डन। तो चीज़ें ध्यान रखना। एक चीज़ मैं बोल रहा था उसको नोट के तौर पर अलग से लिख सकते हो, या जो मैंने इससे पहले जो नोट अलग से लिखाया था ना, उसी में आप कवर कर सकते हैं। वो ये था, लार्जेस्ट Li सेट प्लस, ये बहुत ही तगड़ा रिजल्ट है, क्योंकि ये माइंड में जब आपको रहेगा ना तो आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट स्पानिंग सेट, और यही एक्चुअल में क्या है आपका बेसिस, ठीक है। फाइनल पूरा मतलब पोस्टमार्टम करने के बाद लास्ट में हम जो है ना पहुंच रहे हैं कंक्लूजन पे कि लार्जेस्ट Li सेट प्लस स्मॉलेस्ट स्पानिंग सेट इज बेसिस। याद रखना इस बात को, लार्जेस्ट Li स्मॉलेस्ट स्पानिंग, ठीक है ना। कोई भी आप सेट ले लीजिए, जैसे आपका C हो रहा है, आपका वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना। अब इनका जो है ना, हमें पता है 5 भी इनका Li सबसेट है, सिंगल्टन 1 भी Li सबसेट है, 1, I भी इसका Li सबसेट है, बट ये जो 1I लिखा हूँ ना, ये लार्जेस्ट Li सेट है, ठीक है। ये क्या है, लार्जेस्ट, इससे ज़्यादा, इससे बड़ा ले ही नहीं सकते हैं, है ना, इससे बड़ा ले ही नहीं सकते हैं, तभी तो इनकी डायमेंशन 2 है। इनसे बड़ा ले लेते तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो जितनी डायमेंशन होती है ना, उससे बड़ी, है ना,
वैल्यू वाला, उससे मतलब बड़ी कार्डिनलिटी वाला जो है आपको एल सेट मिल ही नहीं सकता है। तो ये क्या हुआ, लार्जेस्ट एल सेट हो गया। स्पानिंग की बात करें, 1i स्पान कर देगा पूरा सी को। आप 1i 2i भी ले लो, ये भी स्पान कर देगा। ऐसे आप लेते जाओ, वो भी स्पान कर जाएगा। उसमें सबसे छोटा यही है। तो लार्जेस्ट एल सेट, स्मॉलेस्ट स्पानिंग सेट, यही इनका क्या है, बेसिस। लेकिन बेसिस यूनिक नहीं होता है। मैंने 1i लिया, 1 कॉमा माइनस आई के लिए भी यही बात होगा, 2 कॉमा आई के लिए भी यही बात होगा। तो बात समझ आ रही है ना। कोई भी बेसिस आप उठा लो, उसकी खासियत ये होती है कि वो लार्जेस्ट एल होगा, स्मॉलेस्ट स्पानिंग होगा, तभी वो बेसिस है। और इसी के बेस पे हम कहते हैं कि इनकी डायमेंशन, कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस इस डायमेंशन। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो पूरा क्लियर है। तो क्या चीज़ है समझने की कोशिश करते हैं, ऑर्डर्ड बेसिस, है ना। लेट वी और एफ बी अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन ऑफ v इक्वल्स टू n। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर स्पेस v जो है उनकी डायमेंशन आपका n है, और इसका मतलब ये है कि इनकी जो बेसिस होगी उसमें n एलिमेंट्स होगा। परफेक्ट ना। तो हमने बेसिस ले लिया, इफ़ s इक्वल्स टू x1 x2 एंड सो ऑन xn इज बेसिस ऑफ v, या नॉर्मली इसको अनऑर्डर्ड बेसिस ऑफ v भी कह सकते हो। नॉर्मली जो भी बेसिस लेते हैं ना वो अनऑर्डर्ड होता है। ठीक है, ओके। आफ्टर रीअरेंजमेंट्स ऑफ n vectors of s, after rearrangement of n vectors of s, we can find factorial n subsets of s with cardinality factorial, with cardinality n, sorry, with cardinality n. Okay, these subsets of s are called ordered basis of v. ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। ये जो बेसिस आपने लिया है उस पर कोई ऑर्डर का कोई वो नहीं है, अनऑर्डर्ड है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन जब इसके ऑर्डर को फिक्स कर देते हो, ऑर्डर के थ्रू आप इसको अरेंज करते जाते हो, जो नया आपको क्या मिलता है, बेसिस मिलता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड बेसिस कहते हैं। ठीक है ना, मैं एग्जांपल के तो समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना। क्लियर कीजिए जितना आपको समझ आए। ये जो n वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, n वेक्टर्स जो आपने लिया है यहाँ पे, है ना, आपको ये समझना चाहिए इन n वेक्टर्स को फैक्टोरियल n तरीके से परम्यूटेशन किया जा सकता है, रीअरेंज किया जा सकता है। क्लियर ना, ओके। तो फैक्टोरियल n तरीके से रीअरेंज करोगे, इसका मतलब फैक्टोरियल n आपको सबसेट्स मिलेगा इसका, और सभी में n ही वेक्टर्स होंगे, n ही एलिमेंट्स होंगे, यानी इसका मतलब फिर से बेसिस ही हुआ, बट उनके ऑर्डर अब फिक्स हो गए होंगे। इस वजह से उसको क्या बोला गया, ऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल को समझो, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा ना। तो क्या है, सबसे पहले, है ना, मैं ले रहा हूँ जब सिंगल्टन का कैसे लेते हैं, जब इसके अंदर एक ही एलिमेंट है ना। आपने वेक्टर स्पेस लिया, वेक्टर स्पेस कंसीडर तो मैं स्टार्टिंग में कर लेता हूँ, ये आपका वीयर वेक्टर स्पेस है ना, आपका फील्ड क्या है, एफ है ना। ये जो एस है ना, इनका नॉन एम्प्टी सबसेट है, फाई नॉट इक्वल टू एस कंटेंट इन वी। ठीक है, पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जब इसके अंदर सिंगल एलिमेंट है। अब सिंगल एलिमेंट है, ये नॉर्मली बेसिस है, अनऑर्डर्ड भी कह सकते हो। अब इनके ऑर्डर को फिक्स कर दो, यानी ये फर्स्ट है तो वहीं पे रहना चाहिए, है ना। तो आपको मिलेगा ये क्या हो गया, ऑर्डर्ड बेसिस। ठीक है ना, तो भाई एक ही एलिमेंट तो फैक्टोरियल 1 तरीके से अरेंज करोगे ना, है ना, और कार्डिनलिटी 1 होगी, दैट्स इट, है ना। चलो सेकंड देखते हैं, धीरे धीरे क्लियर होगा हर चीज़ें, है ना। s इक्वल टू आपने ले लिया x1, x2, है ना। चलो बताओ, x1 और x2 आपने लिया है तो क्या होगा, है ना। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 2। इसका मतलब इसको फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो क्या क्या मिलेगा, याद रखना, ये आपने बेसिस लिया है ना। यहाँ ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑर्डर फिक्स करके आपको अलग अलग जो मिलता है ना, वहाँ ऑर्डर फिक्स हो जाने की वजह से बोलते हैं उनको ऑर्डर्ड बेसिस। s1 इक्वल टू जैसे x1, x2, और ये है x2, x1। यहाँ 1 ये फिक्स है कि ये पहले नंबर में, दूसरे में, इसमें ये फिक्स है कि ये पहले नंबर में और दूसरे नंबर में। समझ आ रहा है। तो x1, x2, x2, x1 ऐसे 2 अलग अलग तरीके से आपने ऑर्डर को फिक्स करके अरेंज किया। ये जो बेसिस हैं ये है ऑर्डर्ड बेसिस। क्लियर है, फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हुआ, और कितने हैं, 2। ठीक है ना, कार्डिनलिटी कितना है, 2। ठीक है, और ले लेते हैं, है ना। चीज़ें जब तक समझ ना आए तब तक एग्जाम्पल आप लेते रहिए। s इक्वल टू x1, x2, x3, इनकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3, है ना। तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फैक्टोरियल 3 मतलब 6 ना, ओके परफेक्ट। 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 3 मतलब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। तो 6 वेज है ना, वेज से क्या होगा, अरेंज होगा। s1 इक्वल टू x1, x2, x3,
S2 इक्वल टू x1 x3 x2, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका आप x1 को फिक्स करो, इन दोनों को आप है ना अल्टरनेट करो। उसके बाद आप क्या कीजिए, x2 को आप सामने ला लीजिए, है ना। अब x1 x3 है ना, x3 x1, क्लियर हो रहा है ना। और क्या हो जाएगा, S5 और S6 देखते हैं। अब S1 को आप है ना x3 को आप सामने रखिए, x1 x2 है ना, और x2 x1, क्लियर हो रहा है कि नहीं, है ना। तो ये जो आपका है ना बेसिस, जो गिवन बेसिस था और वहाँ से है ना फैक्टोरियल 3 बेसिस मिले, और ये सब के सब क्या हैं, ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस हुई। क्लियर है, देख सकते हैं किस तरह से अरेंज हुआ है ना। तो इस तरह से आपको एग्जांपल लेकर के क्लियर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑर्डर्ड बेसिस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। फिर भी किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो है ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए, है ना, ताकि नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। और वीडियोज़ अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट उनको मिल सके, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी से लिंक करते हुए होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, अभी जो है ना एल सबसेट, बेसिस, है ना, और सब स्पेस, इनकी जो काउंटेबिलिटी है ना, इस पर बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं रियल एनालिसिस से लिंक कराता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।